बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 20 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 20 में आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे 1962 का। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाया गया, किस तरह से वो सारी चीज़ें हुई, आज हम लोग सारा इस बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सारे जो भी MCQs में आप लोगों को इधर हाईलाइट करवाते जाऊंगी वो आप लोगों ने साथ जो है ना हाईलाइट करते जाना है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। बैकग्राउंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जब मार्शल लॉ हुआ था हमारे मुल्क में 7 अक्टूबर 1958 को मिलिट्री ने हमारे मुल्क को जो है ना अपने हाथ में ले लिया था। तो उस वक्त जो अयूब खान थे फिर वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, ठीक है। इस्कंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया था सबसे पहला मार्शल लॉ, और फिर अयूब खान जो है ना वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। उस वक्त फिर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत महसूस हुई थी, क्योंकि मार्शल लॉ जब लगाते हैं ना तो वो फिर जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको एब्रोगेट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त जो भी थी उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए तो एडमिनिस्टर करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पहले ही माजी में उनको बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा था। आप लोगों को पता है पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा मुश्किल से बना था, इतनी ज़्यादा जो है ना वो एक कमेटीज़ वगैरह बनी, रिपोर्ट्स बनी, फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आके आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये कहा था कि जो स्टेबिलिटी है हमारी नेशन में आएगी तभी जब हमारे नेशन के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बैकग्राउंड था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अमल जो है ना वो उसका शुरू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। सबसे पहले गवर्नमेंट ने बेसिक डेमोक्रेसीज एक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था अक्टूबर 1959 में, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है ना वो हाईलाइट कर लीजिएगा। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि 40,000 जो बेसिक डेमोक्रेट्स हैं, जो कि लोकल जो काउंसलर्स होते हैं ना, 40,000 हर प्रोविंस में से उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उन्होंने लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करना होगा, डेवलपमेंट के काम करवाने होंगे अपने इलाकों में, और इसके अलावा वो एक इलेक्टोरल कॉलेज की तरह काम करेंगे और नेशनल असेंबली और जो प्रेसिडेंट के लिए जितने भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें भी वो वोटिंग वगैरह करेंगे। जो बेसिक डेमोक्रेसीज के जो इलेक्शंस थे ये हुए थे दिसंबर 1959 में और जनवरी 1960 में। ये डेट भी बहुत ज़्यादा आप लोगों की इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम ये बनाया गया था। इसको जो है ना प्रेसिडेंट के हवाले से जो रेफरेंडम था ये इलेक्ट किया था इन्होंने जो है ना प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम जो है ना उसको मुनक्किद करवाया गया था, और जो बेसिक डेमोक्रेसीज के जितने भी मेंबर्स थे जो उन्होंने कहा था कि लोकल काउंसलर्स के जो है ना वो उनको जो है वो इलेक्ट किया जाएगा, ये वाले जो मेंबर्स थे ये इलेक्ट हुए थे 17 फरवरी 1960 में, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना, एक कमीशन जिसने आइन बनाना था वो इस्टेब्लिश किया गया था फरवरी 1960 में, और उसकी जो चेयरमैनशिप है वो की थी जस्टिस शहाबुद्दीन ने, जो कि पहले चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। तो ये नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन थे चेयरमैनशिप किन्होंने की थी फरवरी 1960 में कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन के लिए। अच्छा, इसमें जो टास्क थे जो इस कमीशन ये जो कमीशन बनाया गया था इसको जो टास्क दिए गए थे वो ये दिए गए थे कि सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों नाकाम हो चुका है, इसके पीछे वजूहात क्यों थी, क्या थी, मार्शल लॉ क्यों लगा, क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम फेल हुआ। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों ने रिकमेंड करना है एक ऐसा सिस्टम जिसमें जीनियस ऑफ पीपल को भी आप लोगों ने अपने माइंड में आप लोगों ने रखना है, ठीक है। एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए वो भी आप लोगों ने बताना है। पाकिस्तान के अंदरूनी जो कंडीशंस हैं, इंटरनल कंडीशंस, उसको भी आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है वो भी आप लोगों ने हमें बताना है, ठीक है। ये इस कमीशन का काम था, ये ड्यूटीज उस कमीशन को बताई गई थी कि आप लोगों ने ये काम करना है। ये जो कमीशन था इसने अपनी रिपोर्ट मई 1961 में प्रेजेंट की थी, और इसके बाद 2 कमेटीज जो थी उन्होंने इनकी रिपोर्ट को रिव्यू किया था। फिर इस रिपोर्ट के तहत ही, इस रिपोर्ट के मुताबिक ही ये जो कमेटीज थी उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना उन्होंने ड्राफ्ट बनाया। अयूब खान ने फिर 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्होंने अनाउंस किया था मार्च 1, 1962 को। नेशनल असेंबली के जो इलेक्शंस थे और जो प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए जितने भी इलेक्शंस वगैरह थे वो अप्रैल और मई 1962 में जो है ना वो मुनक्किद करवाए जाने थे।
नेशनल असम्बली के लिए जो इलेक्शंस थे वो अप्रैल में, और जो प्रोविंशियल असम्बलीज के जो इलेक्शंस थे वो 1962 में उनकी डेट दे दी गई थी। फिर ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंट्री के अंदर जो इन्फोर्स करवाया गया था वो जून 8, 1962 को करवाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनाउंस कब हुआ था? 1962 के 1 मार्च को हुआ था, और मुल्क के अंदर इन्फोर्स कब हुआ था? 8 जून 1962 को इन्फोर्स हुआ था। माशाल्लाह फिर जो है वो खत्म हो गया। ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें 250 आर्टिकल्स और 5 स्केड्यूल्स रखे गए थे, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कब इन्फोर्स करवाया गया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फीचर्स क्या क्या थे। इसमें सबसे पहले जो स्टेट का टाइटल था वो रिपब्लिक एंड इस्लामिक रिपब्लिक रखा गया था। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, इसमें ज्यादातर जितने भी पावर है ना वो प्रेसिडेंट के हाथ में दी गई थी। एक पावरफुल ये कहा गया था कि एक पावरफुल प्रेसिडेंट होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के सारे काम जितने भी मामलात हैं स्टेट के सारे वही देखेगा। उसका मुसलमान होना जरूरी है, एटलीस्ट उसकी उम्र 40 साल होनी चाहिए। नेशनल असम्बली का मेंबर बनने के लिए जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उतना क्वालिफाइड होना चाहिए, और 5 साल के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू उसको इलेक्ट किया जाएगा। और अगर वो 8 साल से ज्यादा अपने ऑफिस में रहता है, अगर 8 साल से ज्यादा वो इक्तदार संभालता है तो उसके लिए जरूरी है कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज री इलेक्शन के थ्रू उसको दोबारा से जो है ना उसको अप्रूव करें। अगर तो उसको अप्रूव करती है री इलेक्शन के बाद तो फिर वो मजीद इक्तदार संभाल सकता है। नेशनल असम्बली जो था उसको ये पावर दी गई थी कि वो प्रेसिडेंट से जो होता है ना कि मुआखजा करना या पूछ गुछ करना वो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन ये एक डिफिकल्ट था इस चीज को करना, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास भी ये हक हासिल था कि वो नेशनल असम्बली को भी डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसने डिसॉल्व करना है तो उसमें कंडीशन फिर ये थी कि उसको पहले री इलेक्शन करवाने होंगे। अगर तो वोटिंग इस हक में आती है कि नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर दे बेशक, तो फिर प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ये एक यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन थी नेशनल असम्बली के लिए कि वो प्रेसिडेंट से ज्यादा पूछ गुछ नहीं कर सकती थी। अगर हम लोग प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट को एक मेन जो है ना एक मरकजी हैसियत हासिल थी जिसके हाथ में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल सारी की सारी पावर्स दे दी गई थी। कोर्ट के हिसाब से, लॉ मेकिंग के हिसाब से, काम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं उस सब हिसाब से जितनी भी पावर्स होती हैं सारी की सारी प्रेसिडेंट के हाथ में थी। इवन की जो काबीना थी वो भी प्रेसिडेंट के सामने ही जवाब दे थी। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी वो भी प्रेसिडेंट ही ने करनी थी। जितने भी ऑर्डिनेंसेस होते हैं कंट्री के अंदर वो भी प्रेसिडेंट ही ने इशू करवाने थे। और अगर कंट्री के ऊपर अगर इमरजेंसी की स्टेट अगर नाफिज करवानी है तो वो भी प्रेसिडेंट कर सकता था। उसके बाद हम लोग नेशनल असम्बली की बात करते हैं। नेशनल असम्बली को वन हाउस जो है नेशनल असम्बली के अंदर सिर्फ एक ही हाउस था, और बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी के मुताबिक जो 2 विंग्स थे कंट्री के, ठीक है, उन दोनों के लिए सिर्फ एक ही नेशनल असम्बली थी, और उसमें प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी को जो है ना सामने रखते हुए दोनों की रिप्रेजेंटेशन इसमें रखी गई थी। 150 सीट्स थी और इसमें जो 6 सीट्स थी वो वीमेंस के लिए थी, और सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं इनडायरेक्टली उनको इलेक्ट ही करके नेशनल असम्बली में आना था। और इसकी मेंबरशिप हासिल करने के लिए मिनिमम जो एज है वो 25 ईयर्स होना जरूरी है। तो कितनी एज होना जरूरी है, कितनी सीट्स थी और कौन से प्रिंसिपल के तहत दोनों विंग्स को रिप्रेजेंट किया गया था, ये तीनों आप लोगों के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। उसके बाद हम लोग लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं। नेशनल असम्बली जो था उसके पास सारी पावर्स थी कि वो लॉ भी बना सकता है, लेकिन फाइनल लॉ उसको अप्रूव करना या उसको डिनाई करना ये वाला हक प्रेसिडेंट के पास था। प्रेसिडेंट कोई भी बिल साइन भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, वापस भी कर सकता है। और जो फाइनेंशियल पावर्स की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल असम्बली के पास फाइनेंशियल पावर्स कम थी, ठीक है। सिर्फ वो एक्सपेंडिचर के हिसाब से, यानी कि मुल्क में जितने भी होते हैं ना कि रोजमर्रा के मतलब जो आम मतलब छोटे मोटे अखराजात के हिसाब से वो वोटिंग कर सकता है। नेशनल असम्बली रिजेक्ट नहीं कर सकती थी फंड लिस्ट को, और जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, यानी कि बार बार होने वाले जो मुल्क के अंदर जो एक्सपेंडिचर्स या जितने भी यूं समझने के जो मामलात होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उसमें उसका कोई अमल दखल नहीं था, वो सारा कुछ प्रेसिडेंट के हाथ में था। फेडरलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो 2 प्रोविंसेस थे हमारे पाकिस्तान के इस आयन के अंदर, एक ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान।
इसमें सिर्फ एक ही लिस्ट थी जिसको हम लोग सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं। इसमें सिर्फ सेंट्रल लिस्ट ही इस कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई थी। अगर आप लोगों को पिछला कॉन्स्टिट्यूशन याद हो तो उसमें 3 लिस्ट रखी गई थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही लिस्ट थी। उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, गवर्नर जो थे वो प्रोविंसेस के हेड थे, ठीक है। हर जो प्रोविंसेस का हेड था उसको गवर्नर कहा जाता था, और वो अपनी काबीना के साथ उसने अपना पूरा सूबा जो है ना उसने चलाना था। और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी डायरेक्टली प्रेसिडेंट के ही कंट्रोल के अंडर थी। यहाँ पे देखा जाए तो पूरे का पूरा मरकजी हैसियत, जो मेन जो पावरफुल जो हैसियत है ना, वो प्रेसिडेंट ही था। उसके पास इतनी पावर थी कि वो सूबों से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होते हैं उसको भी वो मैनेज कर सकता था। इमरजेंसी की हालत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको जो है ना ये है कि वो डायरेक्ट सूबों के ऊपर कंट्रोल भी कर सकती है, यानी कि प्रेसिडेंट अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सूबों के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती थी, गवर्नर्स को जो है ना वो एक साइड पे रखे। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की बात करते हैं, यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है ना उसके लिए असूल भी लिखे जाते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की जितनी भी पॉलिसीज बनेंगी उसको ये वाले प्रिंसिपल सामने रख के ही पॉलिसीज बनाई जाएंगी। तो इसमें 1962 में जो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे उसमें एक तो ये उन्होंने कहा था कि नेशनल सॉलिडेरिटी हमें नजर आनी चाहिए, यानी कि हर पॉलिसी के अंदर इस बात का ख्याल रखना है कि पूरी कौम के अंदर एक यकजहती होनी चाहिए, ठीक है। और जो लोग पीछे यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, बैकवर्ड लोग होते हैं, उनके भी हकूक का ख्याल रखा जाना चाहिए। और जो कौमी लाइफ होती है यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे compete करना या बड़े लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल होती हैं, तो नेशनल लाइफ में भी पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटीज लोगों को देनी चाहिए, लोगों की वेलबींग के लिए और एजुकेशन के हिसाब से भी इसमें प्रिंसिपल्स रखे गए थे। और इस्लाम को जिंदगी के हर शोबे में इम्प्लीमेंट करने का भी इसके अंदर प्रिंसिपल रखा गया था। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए थे कि इंसानों को जो बुनियादी हकूक है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अलाउ नहीं की गई थी कि हर बंदा ये नहीं है कि उठ के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठ के जो है वो बना ले, ऐसा नहीं था। इसके हिसाब से 1962 में अलग से पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1962। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल रखा गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रीएम्बल का मतलब होता है दिबाचा, ठीक है, जिसको देख के ही सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। और जितने भी इस्लामिक प्रोविजंस हैं वो सारी की सारी पॉलिसी के प्रिंसिपल्स के तौर पे शामिल की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं लिखी गई थी, लेकिन जो पॉलिसी की जो प्रिंसिपल्स हैं ना उसमें इस्लामिक प्रोविजंस लिखी गई थी। इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई गई थी। ये जो एडवाइजरी काउंसिल थी इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए वो इसी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ही बनाई गई थी, जिसके मेंबर्स की तादाद 5 से 12 थी। और ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी थी, यानी कि रिकमेंडेशंस दे सकती थी इस्लाम से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करने थे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद एक इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया गया था, इससे रिलेटेड भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था। ये वाला जो इंस्टीट्यूट है ये डायरेक्टली इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम से रिलेटेड जो मतलब एक आपको पता है ना कि बिल्कुल इस्लामिक माशरा बनाने के लिए हमेशा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस्लामिक एक अच्छी इस्लामिक लाइंस की बेस पे एक मुस्लिम सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना, उसमें ये जो एक इंस्टीट्यूट था ये हेल्प आउट करता था रिसर्च वगैरह और इंस्ट्रक्शंस वगैरह देना, रिसर्च करना, ये सब कुछ इस इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम था। उसके बाद वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने जून 8 1962 से लेके 25 मार्च 1969 तक काम किया था। 25 मार्च 1969 को इसको एब्रोगेट कर दिया गया था और फिर नया आयन बनाने के पीछे जो है ना वो दोबारा से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लग गए थे, ठीक है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक 1962 के आयन ने काम किया था, ठीक है। इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या काम था, एडवाइजरी काउंसिल का क्या काम था, और उसके बाद ये जो ओवरऑल आप लोगों ने 1-2 दफा इसको रीड आउट कर लेना है। जो डेट्स मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आप लोगों ने याद कर लेनी है और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। सारा पेपर जो आप लोगों ने सुना हुआ है इसी में से आएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल के होम पेज को जरूर विजिट करें, वहाँ के प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएं, वहाँ से आप लोग प्ले लिस्ट में से जितने भी आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए आप लोग वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाएं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।